हजारों आतंकवादियों को मैं ठोक चुका हूं सब। और जो देश के अगेंस्ट में जाएगा उसको ठोकने में राजशेखर आज भी पीछे नहीं पड़ेगा। मैं तो राष्ट्र के बारे में बात करता हूँ, हिंदुस्तान के बारे में बात करता हूँ खुल के। मैं भी एक क्षत्रिय हूँ, मैंने झुकना नहीं सीखा। से बंसाली ने कंट्रोवर्सी फिल्में आगे भी बनाई है, उसे रोकना तो आवश्यक था, कहीं से तो शुरुआत करते सब। फिल्म इंडस्ट्रीज के बाप की ताकत नहीं है कि हमारे सनातन धर्म के अगेंस्ट में कोई फिल्म बना के दिखा दे, और बनी भी गई तो आप चलने नहीं दी हमने किसी के बाप की फिल्म। हमने उस फिल्म को गुजरात में आज भी नहीं चलने दी, और उसको बोला तेरे को मारेंगे अलग से। क्या आपने कभी मुस्लिम धर्म पे, मुस्लिम जो आका है या जो मोहम्मद पैगंबर साहब है, उन पे फिल्में बनाई क्या आज तक? विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे यदि कुछ भी परोसता है और वो हमारे युवा देखते हैं और उन युवाओं पे उनका क्या असर पड़ता है वो आप हम ज्यादा जानते हैं। नमस्कार, मैं भूपेश छिंबवाल और आप देख रहे हैं आवाज 24/7। इस समय जो हमारे साथ बैठे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पर कहीं ना कहीं उनसे मिलवाने से पहले दो लाइनें बोलूंगा जो शायद अपने आप में उनके बारे में बयां कर दें। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपके वो लहू क्या है। हाँ, मेरे साथ ये जो लाइनें मैंने जिनके लिए बोली हैं, ये लाइनें जो शोभा देती हैं और जो जिनके रगों में ये लाइनें बहती हैं, राजपूत समुदाय, एक राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज शेखावत जी हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या है करणी सेना, क्या उनका उद्देश्य है, किस मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं, और बीते हमने 4-5 सालों में जो करणी सेना का नाम पूरे भारत में सुना, एक से एक घटनाक्रम में कहीं ना कहीं राज शेखावत जी विवादों में भी आए। उन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ राज शेखावत जी हैं। शेखावत जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। शेखावत जी, थोड़ा सा अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा बताएं क्या है करणी सेना, कैसे इसका उदय हुआ, क्या उद्देश्य है। करणी सेना राजपूतों को संगठित करने के लिए एक संगठन बनाया गया था। जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी, राजस्थान से, और उसके पश्चात आज भारत के 22 राज्यों में करणी सेना की स्थापना हो चुकी है। और मुझे आपको बताते हुए आनंद हो रहा है कि गांव गांव तक करणी सेना के द्वारा कैडर तैयार कर दिया गया है। और इन सबके पीछे का उद्देश्य मात्र एक ही है, इस लोकशाही लोकतंत्र में जब तक संगठित नहीं रहेंगे हमें न्याय और अधिकार नहीं मिलेगा। ये विचारधारा है, वो लोगों तक पहुंचाना ये हमारा दायित्व था, और हमने उसको काफी हद तक पहुंचा दिया है। आने वाले समय में पूरे भारत देश में करणी सेना की स्थापना करना ये हमारा दायित्व है, और वो हम अवश्य करेंगे। हम सब जानते हैं कि इस लोकशाही में यदि आपको न्याय और अधिकार चाहिए तो आपको संगठित होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि राजपूतों में हमेशा विघटन रहा है, उस विघटन को दूर करना आवश्यक था, और राजनीतिक पार्टियों ने सोची समझी साजिश के तहत राजपूतों के कई टुकड़े किए हैं। मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं। टुकड़े तो सभी के हुए हैं सर। नहीं, आप भले सभी का कहते हो, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि राजपूतों को खास टारगेट किया गया राजनीतिक पार्टियों द्वारा। उसका मैं खुद जीता जागता आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि गुजरात के अंदर जहां हमारी संख्या 80 से 90% होने के बावजूद क्षत्रिय समाज को टिकट नहीं दी जाती थी, इस बार करणी सेना ने यात्रा के माध्यम से, रैली सभाओं के माध्यम से लोगों को जागृत किया कि एकता ही शक्ति है। आप एक होंगे तो ही हमें सत्ता भी मिलेगी और सर्वांगीण विकास भी मिलेगा। मैं एक चीज जानता हूं, उसका परिणाम बहुत अच्छा परिणाम आया। इस बार सभी पार्टियों ने गुजरात में 135 से भी ज्यादा टिकटें क्षत्रियों को दी, जबकि ये एक ऐतिहासिक एक फिगर है जो अभी तक कभी नहीं हुआ। तो ये एकता की ताकत है। सब जातिगत समीकरण के आधार पर आज तक टिकटों का बंटवारा होता है, हम सब जानते हैं। और गुजरात में तो मैं कहता हूं पटेल समाज को जो टिकटें मिलती थी वो जातिगत समीकरण का ही एक भाग था। किंतु इस बार हमने राजनीतिक पार्टियों को बताया कि जातिगत समीकरण हमने भी कर दिया है, और गांव गांव हमने कैडर तैयार किया है, और जिन जिन विधानसभाओं में हमारी संख्या है
उन विधानसभाओं में तो हमें आप टिकट अवश्य दें। और मुझे आपको बताते हुए आनंद हो रहा है कि क्षत्रियों की एकता का ये लाभ हुआ कि सरपंच के चुनाव में भी साहब भरपूर टिकट हमें मिली है, चाहे वो स्वराज का चुनाव हो चाहे विधानसभा हो, साहब भरपूर टिकटों का हमने लाभ लिया है। और जो भी उम्मीदवार खड़ा हुआ है क्षत्रिय समाज का, 99% उम्मीदवार ने विजयता हासिल की है। तो ये जो भी है वो कार्य है, वो एकता का कार्य है। करणी सेना कटिबद्ध है कि हम आने वाले समय में जनता की सेवा करना चाहते हैं। पूरा भारत देश ने सब इतिहास गवाह है कि हमने 567 रजवाड़े इस देश को समर्पित किए, इस देश की अखंडता के लिए। उसके बाद हमारे साथ क्या अन्याय हुआ हम सब जानते हैं कि हमें टिकटें भी नहीं मिलती थी, लेकिन आज करणी सेना ने एक ऐसा माहौल तैयार किया है, जो संगठन है वो ऐसा तैयार किया है कि आज गुजरात तो ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड भी आप देखिए टिकटों की भरमार हुई है। तो कहीं ना कहीं करणी सेना अपना दायित्व निभा रही है। और हमारा जो दायित्व है वो सत्ता में समाज को ले जाना है, हमें जनता की सेवा करनी है। और जनता की सेवा हम करते आए हैं, किंतु लोकतंत्र लोकशाही में हम युद्ध लड़के तो सत्ता ले नहीं सकते। राजाशाही थी तब युद्ध लड़ते थे, किंतु लोकशाही में हमें चुनाव लड़ने होंगे। वो चीज हमने लोगों तक पहुंचाई कि आप चुनाव लड़िए, और ये विधानसभाएं नहीं, ये हमारी रियासत रजवाड़ है, ये वापस लेने के लिए हमें चुनाव लड़ना होगा। और जो उम्मीदवार हमारा चुनाव लड़ रहा है उसे जिताना होगा। और प्रत्येक व्यक्ति घर का वोट देगा तो ही जाके हमारा उम्मीदवार जीतेगा। और साहब ये चीज की सफलता हमने पाई है। गुजरात उसका जीता जाता सबूत है। 182 में से 156 सीटें लाना, और वो सीटें जहां कभी भाजपा जीती ही नहीं साहब, चाहे वो अमरेली हो, चाहे खेड़ा हो, चाहे भावनगर हो, चाहे कच्छ हो, चाहे आनंद हो, साहब ये चीजें। आप बोलना चाह रहे हैं कि इस बार जो बीजेपी की गुजरात में जो जीत हुई, एक प्रचंड जीत हुई, वो केवल करणी सेना के योगदान की वजह से हुई? केवल की बात नहीं है, उस जीत में करणी सेना का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि चुनाव से कुछ वक्त पूर्व ही करणी सेना को लेकर मैं भाजपा से जुड़ा था। मैं वहां पे आऊंगा। राज शेखावत जी, मेरा एक सवाल, अभी आपने बोला कि राजपूतों ने ही, रजवाड़ों ने ही हमेशा एक एक छत्र राज्य किया है, और आज वो कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर दिया गया, उनकी कहीं ना कहीं कोई भी उपलब्धि अनदेखी की गई। पर आप बोलना चाहते हैं कि रजवाड़े, राजपूत ऊपर आए। उद्देश्य राजपूतों को ऊपर लाना है कि हिंदुत्व को ऊपर लाना है? साहब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, क्षत्रिय का छात्र धर्म है देश की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा, हिंदुस्तानियों की रक्षा। क्षत्रिय सत्ता में आएगा तो निष्पक्षता से वो अपना कार्य करेगा। क्षत्रिय एक होगा तो हिंदुत्व एक होगा। मेरा उद्देश्य सिंपल है, एक नाव में पैर रख के यदि हम श्री राम भी क्षत्रिय थे, आप ये बोलना चाह रहे हैं? श्री राम भी क्षत्रिय थे, श्री कृष्ण भी क्षत्रिय थे। तो जहां जहां बीजेपी कहती है कि वो रामराज लाएंगे, वो हिंदू वादी पार्टी हैं और वही रामराज ला सकते हैं, तो आप बोल रहे हैं रामराज केवल क्षत्रिय ला सकते हैं या बीजेपी भी ला सकती है? नहीं, देखो राजनीतिक पार्टियों का अपना एक दायित्व है, वो राजनीति की तरफ कार्य करते हैं तो वो उनकी जगह सही है, गलत नहीं है। आज एक पार्टी ही तो चुनाव लड़ती है, संगठन तो लड़ता नहीं है। जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो पार्टी का एजेंडा होता है, और वो एजेंडे पे आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, और मैं भी उसी बेस पे भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, एक हिंदुत्व के बेस पे ही राज शेखावत जुड़ा हुआ है, किंतु मेरा जो टारगेट है वो टारगेट है क्षत्रियों की एकता। क्षत्रिय एक हुआ तो हिंदुत्व एक होने से कोई नहीं रोक सकता। और हिंदुत्व और क्षत्रिय सिक्के के दो पहलू हैं, वो दोनों एक ही चीज है, उन दोनों के बिना कुछ होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप जो प्रश्न मुझसे कर रहे हैं हिंदुत्व और राजपूत, साहब दोनों एक ही हैं। मैं यही जानना चाह रहा था। हाँ, लेकिन क्षत्रिय जो है उसका छात्र धर्म है, वो अपना दायित्व निभाए। और इतिहास गवाह है, आप देख सकते हैं कि जब भी युद्ध हुआ है, जब इतिहास में, तो क्षत्रियों ने अपना योगदान युद्ध लड़के दिया है। आज हमारी संख्या इस देश में कम है तो उसका कारण यह है कि वो तो शास्त्रों में लिखा हुआ साल के बच्चों ने अपना बलिदान दिया है साहब, युद्ध लड़े हैं। आप समझिए जोहर किया है, हजारों महिलाओं ने जोहर किया है। सब वो छतरानियां जो जोहर करती थी सर, उसके पीछे का भी बहुत बड़ा उद्देश्य था, हम समझिए आप। तो कुल मिला के क्षत्रियों ने इस देश के लिए बहुत किया है।
ये इतिहास भी कहते हैं और यहाँ की देश की जनता भी जानती है। लोकतंत्र लोकशाही है, संविधान से देश चलता है। हमने कहा मना किया, हम तैयार है संविधान से चलने के लिए, लेकिन इस संविधान से जब देश चलता है तो क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम भी सत्ता में जाएं? क्यों हमें टिकट नहीं दी जाती है? क्यों कहा जाता है कि आपकी एकता नहीं है? तो साहब एकता लाने का काम हमने कर दिया, तो अब राजनीतिक पार्टी हमें टिकट दे। अगले गुजरात में क्यों, राजस्थान में भी लेंगे। गुजरात में इलेक्शन से पहले मैं अगर थोड़ा सा जाऊं 2022 में इलेक्शन से 2021 की, अगर मैं थोड़ा घटनाक्रम पे जाऊं, कहीं ना कहीं आप पे यहां तक कि इतने मुकदमे हुए, राजद्रोह तक का भी मुकदमा आप पे दर्ज हुआ। क्या ऐसे कारण रहे? मैं वापस आऊंगा क्योंकि आपने फिर उसके बाद राजद्रोह का मुकदमा होने के बावजूद आप सत्ताधारी पार्टी, उसमें बीजेपी थी, और वापस इलेक्शन से पहले आपने बीजेपी ज्वाइन करी। क्या ऐसे कारण रहे? मैं एक आंदोलनकारी दायित्व निभा रहा था। एक ऐसी घटना हुई, उस घटना में क्षत्रिय समाज की एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया। उसके भाई का मुकदमा था, बहन को भी उठा के ले जाया गया और अत्याचार इस कदर हुआ कि मुझे मैदान में उतरना पड़ा। और जब राज शेखावत मैदान में उतरता है तो दुश्मन के गर्दन पे ही हाथ डालता है, क्योंकि मैं तो एक फौजी आदमी हूँ। मुझे पता है कि मुझे किसको टारगेट करना है। मैं दाएं बाएं फायर नहीं करता, सीधा टारगेट पे फायर करता हूँ। मुझे पता टारगेट, मैंने पता था टारगेट कौन था, मैंने उसी को पकड़ा। जब उसको पकड़ा तो हमें न्याय भी मिला, हमें अधिकार भी मिला, सब कुछ मिला। लेकिन कुछ राजनीतिक व्यक्ति ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि राज शेखावत का कद बढ़े या राज शेखावत उस लेवल पे जाके बैठे। वो कहीं ना कहीं मुझे डैमेज कर गया, जो मुझे मेरे को जो बीजेपी जानने के अंदरूनी लोग थे, आप बोल रहे हैं? बिल्कुल सब अब मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ, भाजपा के ही लोग थे। भाजपा में व्यक्ति विशेष की विचारधारा थी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं यदि आज क्षत्रिय समाज कमजोर है तो वो उन्हीं के लोगों की वजह से है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, क्षत्रिय समाज को संगठित करना चाहता है, उसे मजबूत करना चाहता है, सत्ता में लाना चाहता है, उसका सर्वांगीण विकास करना चाहता है, तो जो ऑलरेडी जो बैठे हैं सत्ता में, सिस्टम में, संगठन में, वो कहीं ना कहीं अपने आप को विचलित मानते हैं। और वही कारण रहा कि 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद मेरे पे राजद्रोह लगाया गया, मुझे गिरफ्तार किया गया। लेकिन मैं भी एक क्षत्रिय हूँ, मैंने झुकना नहीं सीखा। मेरा स्वाभिमान उस दिन भी जिंदा था, आज भी जिंदा। और मेरा जो लाइफ स्टाइल है तब भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है। मेरी कंपनी बंद कर दी गई, मेरे वहाँ आईटी की रेड की गई, जीएसटी की रेड की गई, मेरे वहाँ कई रेडें की गई, लेकिन राजशेखर ना उस वक्त झुका था ना आज झुका है। और रहा भाजपा से जुड़ने का, तो भाजपा से जुड़ा भी हूँ तो मेरे स्वाभिमान से जुड़ा हूँ, उनके आमंत्रण पे जुड़ा हूँ। मैं सामने से जाके उनका नहीं बैठा। जब अगला कदम मुझे राजनीति तो करनी है, सब राजनीति में तो बढ़ना ही है, क्योंकि समाज को कोई अपने उद्देश्य पहले ही क्लियर होगा। बिल्कुल अगला उद्देश्य सत्ता की तरफ मुझे मेरे समाज को लेके जाना ही है। तो जब मैं जाऊंगा तो मैं लेके जाऊंगा ना सबको। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं मेरे समाज को, जो जो प्रभुत्व रखते हैं, उन लोगों को लेके जाऊंगा, तो जाके सत्ता में कहीं हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी ना। तो वो एक निर्णय लेना था, तो मुझे उस वक्त भाजपा से अच्छा कोई विकल्प नजर नहीं आया, क्योंकि मेरी जो विचारधारा है वो हिंदूवादी, वो कहीं ना कहीं भाजपा से प्योर हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करता हूँ, हिंदुस्तान के बारे में बात करता हूँ, खुल के करता हूँ। आप देखिए शहीद भगत सिंह जी हैं, आप देखिए इधर इधर अशोक महाराणा स्तंभ है, प्रताप, इधर महाराणा इधर प्रताप देखिए है। आप तिरंगा है, इधर देखिए महाराणा प्रताप जी। मैं जीता हूँ इनको, मैं इनको जीता हूँ बिकॉज बिकॉज ऑफ देम। आज मैं मैंने इसलिए वो लाइनें तो शुरू में ही वो इसलिए मैंने बोली थी। बिल्कुल हूँ, मैं प्योर राष्ट्रवादी हूँ, मैं एक्स बीएसएफ हूँ। मैं कश्मीर में 8 साल बिता चुका हूँ, हजारों आतंकवादियों को मैं ठोक चुका हूँ सब। और जो देश के अगेंस्ट में जाएगा उसको ठोकने में राजशेखर आज भी पीछे नहीं पड़ेगा। मजबूरी इतनी है कि संविधान बहुत कहीं हमें आड़े आता है। तब तो हमारे पास सत्ता थी, पावर थे, हमने कश्मीर बचा लिया। हमें कश्मीर चाहिए था, कश्मीर में जो आतंकवादी थे वो हमें नहीं चाहिए थे, तो हमने अरेस्ट करना बंद ही किया था, हमने गिरफ्तारियां बंद की थी, हम तो सीधा एनकाउंटर ही करते थे। और आज भी मैं तो कहता हूं, जिस जब मेरे हाथ में सत्ता आएगी और देश हित की बात आएगी, राष्ट्र हित की बात आएगी, तो सब आज भी राज शेखावत किसी को भी ठोकने में पीछे नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश हित सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है मेरे लिए। 2018 पद्मावत मूवी आई, संजय लीला भंसाली की। करणी सेना ने ऐसा क्या उस पिक्चर में देखा कि पूरे देश भर में उसके विरोध में करणी सेना ने एक ऐसा आंदोलन छेड़ा कि हिंदुओं ने, और वो प्रथा तब से चली और आज तक कोई भी अगर हिंदुओं के विरोध में, कोई सनातन धर्म के विरोध में कोई मूवी आती है तो कहीं ना कहीं उसका विरोध पूरे देश में होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पद्मावत से
पूर्व कई ऐसी फिल्में बनी जिसके अंदर हमारे देवी देवताओं का, हमारे धर्म का मजाक उड़ाया गया। कई फिल्में बनी। उस वक्त यदि किसी ने आवाज उठाया था ना साहब, तो पद्मावत फिल्म शायद नहीं बनती। लेकिन क्या था कि किसी ने आवाज उठाई नहीं, अपना क्या जाता है। लेकिन क्षत्रिय ने अपना छात्र धर्म निभाया। पद्मावत में कई ऐसे आपत्तिजनक दृश्य हमें जो ट्रेलर के माध्यम से मालूम चले थे, जैसे हमाम में माँ पद्मावत को उसके साथ वो सपनों में दिखाया जाना, फिर माँ पद्मावत को नृत्य करते हुए दिखाना। जो महारानी थी वो नृत्य थोड़ी करेगी साहब, नृत्य तो वो नृत्यांगनाएं करती थी। तो कई ऐसे दृश्य तो थे जो भंसाली दिखाना चाहता था, उनका अंग प्रदर्शन दिखाना चाहता था। वो सब चीज ऐतिहासिक में नहीं चलता साहब। 16,000 स्त्रियों ने, आप सोचे, जौहर किया होगा, और खिलजी जैसे क्रूर आक्रांता के सामने वो अपने आप को आग में झोंक रही हैं, और उसको लेके यदि ऐसी इस तरह से भंसाली ने कंट्रोवर्सी फिल्में आगे भी बनाई है। उसे रोकना तो आवश्यक था, कहीं से तो शुरुआत करते सब। हमने शुरुआत की और आज उसका फल देखिए साहब। फिल्म इंडस्ट्रीज के बाप की ताकत नहीं है कि हमारे सनातन धर्म के अगेंस्ट में कोई फिल्म बना के दिखा दे, और बनी भी गई तो साहब चलने नहीं दी हमने किसी के बाप की फिल्म। अभी एक गुजरात में एक फिल्म बनी, एक राजपूत में एक फिल्म बनाई। वो फिल्म इतनी घटिया फिल्म बनाई और इतने आपत्तिजनक शब्द उसमें यूज किए गए, और सब राजपूतों को महाराजा और महारानी बताई। उनके ड्रेस कोड, उनकी पर्सनालिटी से ऐसा लग रहा है जैसे ये तो बिल्कुल कहीं कहीं लगते नहीं थे वो महाराणा और महाराजा और महारानी। हमने उस फिल्म को गुजरात में आज भी नहीं चलने दी, और उसको बोला तेरे को मारेंगे अलग से। तो देखो साहब, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं है, ये स्वीकारना होगा। मैं पूछना चाहता हूं फिल्म इंडस्ट्रीज वालों से कि भाई आप हिंदू सनातन धर्म पे, हिंदुओं पे, हिंदू देव देवताओं पे, हमारे धर्म पे फिल्में इतनी सारी बना देते हैं, क्या आपने कभी मुस्लिम धर्म पे, मुस्लिम जो आका है या जो मोहम्मद पैगंबर साहब है, उन पे फिल्में बनाई क्या आज तक? नहीं बनाई ना। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको सल्टा देगी। तो हुक्म, वो डर हमने पैदा किया है और सनातन के लिए किया है। आप निश्चिंत रहिए, अकेले क्षत्रिय नहीं, हिंदुत्व पे यदि किसी ने भी गलत फिल्म बनाई तो उसका विरोध नहीं, उसको कूटा भी जाएगा और उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो सर जो तो ये प्रथा आगे भी चलती रहेगी। अब ऐसी कोई भी हिंदू विरोधी या सनातन धर्म विरोधी कोई भी अगर ऐसी मूवी आई, आप कह रहे हैं, उसका विरोध करणी सेना और राज शेखावत सबसे आगे खड़े होंगे उसका विरोध करने में। तो पहली पहली पंक्ति में हम खड़े होंगे और हम उसका विरोध करेंगे, और हमारा ये दायित्व बनता है। और मैं तो बोला, हमारा ही क्यों, पूरे भारतवासियों का दायित्व बनता है कि यदि कोई निर्माता, निर्देशक फिल्म के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे यदि कुछ भी परोसता है, और वो हमारे युवा देखते हैं, और उन युवाओं पे उनका क्या असर पड़ता है वो आप हम ज्यादा जानते हैं। तो वो रोकना ये हमारा दायित्व है। आज ओटीटी पे कुछ भी दिखाते हैं ये लोग। हमने तो सरकार से मांग की एक सेंसर बोर्ड वहां क्यों नहीं लगाते? लगाइए ना सेंसर बोर्ड। ओटीटी पे आप अश्लीलता परोस रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। कब तक? क्यों? ये हिंदू राष्ट्र है, ये हमारा राष्ट्र, ये हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ वैदिक जो गतिविधियां थी वो चलती आई है। इतिहास गवाह है कि हमने संस्कार और संस्कृति को यहाँ पे पाला है, पोसा है। तो बड़ा सोच ये बन गई है कि कहीं ना कहीं जब तक पाश्चात्य संस्कृति से रिलेटेड मूवी ना बने और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने वाली मूवियां ना बने, तब तक शायद वो मसाला नहीं मिलता, वो ऐसा वो हाईलाइट नहीं मिलता। ऐसा कोई सोच आप बोल रहे हैं, ऐसी कोई सोच है? सीधी बात कहता हूँ सर, कहीं न कहीं इसी देश में रामायण भी बनी, इसी देश में महाभारत भी बनी, और जब जब पुरानी बोलो चाहे नए बोले, वो उतनी सक्सेसफुल भी हुई। पर आप बोलना चाह रहे हैं कि अब जो मूवियां आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल मूवी आ रही, जो अभी मूवियां आ रही है साहब, इतिहास में जो फिल्में बन रही है, चाहे वो फिर महाप्रताप पे बने हों, चाहे फिर आपके पृथ्वीराज चौहान पे बनाए, चाहे ये शिवाजी पे बनाए, ये कंट्रोवर्शियल फिल्में बना रहे हैं। उसे हमें रोकना है। मनोरंजन के नाम पे ये कुछ बहुत कुछ परोसना चाहते हैं। तो ऐतिहासिक फिल्म तो ऐतिहासिक तौर पे ही दिखाया जाए, उसमें मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है। उसमें वास्तविक तथ्य दिखाया जाए, वास्तविकता आप दिखाओ, ताकि हमारे देश के युवा ये जाने कि ये है वो महापुरुष जिन्होंने इस देश को बचाया है, इस देश में हम लोगों को जीने का मौका दिया है। ये क्यों नहीं दिखाते हो? कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में भी अगर आप देखें, बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है, कहीं ना कहीं वो मिसिंग नहीं है? आपको नहीं लगता वो साहब, मैं खुद पढ़ चुका हूँ इतिहास, और इतिहास में हमारे जो महापुरुषों ने जो योगदान दिया वो तो कहीं बताया ही नहीं गया है। अकबर ने, वो खिलजी ने, पता नहीं किन किन को नाम उनमें मेंशन, उनको महान बताया गया है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि भाजपा के आने के बाद वो काफी कुछ चीजें
आप आज आज लाइन पे आई हैं। तो मैं एक चीज जानता हूं कि जो सच्चाई है, वो सच्चाई पाठ्यक्रम में, यदि आप एक ऐसी, आप पाठ्यक्रम में एक पुस्तक ऐसी आप डाल दीजिए इतिहास की, जिसके अंदर उन महापुरुषों का जिक्र हो, क्योंकि वही एक उम्र है, उस उम्र में जो आप यूथ को दोगे, बच्चों को दोगे, वो उनके माइंड में रहेगी और उनके लिए वो भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। लाभदायक रहेगी। बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से समस्त केंद्र सरकार से ये कहना चाहता हूं कि जब आप इतनी किताबें तो रखते ही हैं, तो एक पाठ्य पुस्तक और रख दें उसमें, जिसमें हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे भारत के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे रामायण, गीता, महाभारत, उनके बारे में भी आप युवाओं को, बच्चों को एक प्रेरणादायक मार्गदर्शन दें। ये मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो ये आवाज वहां तक पहुंचा सकता है। तो मैं आपसे विनती करूंगा, स्पेशली आप इसे ट्वीट करना या लिंक करना प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, कि भाई शेखावत, राज शेखावत ये सब अपने विचार व्यक्त करके गया है, और हो सके तो दो हाथ जोड़ के विनती भी कर रहा हूं मैं उनको कि इन चीजों पे आप अवश्य ध्यान दें। और आज हमें क्यों नौबत पड़ रही है हमारे इतिहास को बताने की, हमारे महापुरुषों को बताने की, ये नौबत तो सरकार का दायित्व है। शिक्षा, चिकित्सा, ये दायित्व किसका है? सब सरकार का है ना। शिक्षा है, चिकित्सा है, उसके अलावा जो भी दूसरे हैं, बिजली, पानी, ये सब व्यवस्थाएं कौन करेगा? सब सरकार करेगी ना। तो वो अपना इस पे ध्यान दे और इतिहास सच्चा है वो दिखाए, ताकि ये फिल्म इंडस्ट्रीज वाले कुछ भी ना परोसे, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। उनको पता ही नहीं है कि माँ पद्मावत कौन थी, जोधाबाई कौन थी, ये सब पता ही कहाँ है उनको। ये तो शिवाजी, वो उसको दिखाया था अपना, एक वो फिल्म आई थी बाजीराव मस्तान, साहब बाजीराव क्या था साहब? ये एक नंबर का नालायक है, भड़वा है साहब। ये इस भड़वे को और मारेंगे। ये तो क्या अभी प्रोटेक्शन लेके घूम रहा है, जिस दिन मौका मिला इस भड़वे को और मारेंगे, क्योंकि वो आप संजय मारेंगे, भंसाली के लिए बोल रहे हैं? कूटेंगे साले को। हाँ बिल्कुल, एक नंबर का घटिया और नीच आदमी है साहब। मेरे मुंह से ये वर्ड इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि उस आदमी ने क्षत्रिय समाज को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और हर एक फिल्म में उसने ये किया है। उसकी विचारधारा क्या है, क्यों कर रहा है, वो तो किस दिन उसको पकड़ेंगे तो वो बताएगा हमें। लेकिन जो भी है गलत है। आज आप सनातन के बारे में, आज हिंदुओं के बारे में आप फिल्में बना रहे हो, शिव जी को दौड़ा रहे हो, उसके पीछे वो भाग रहे, ये कहाँ तक सार्थक? आप मोहम्मद पैगंबर साहब को जुड़ा के दिखाओ ना, हम मान जाएंगे आपको। बनाओ ना मुस्लिम पे फिल्म, हम मान जाएंगे आपको। सब इनकी हिम्मत नहीं है। अब तो हिंदू पे भी बनाने की इनकी हिम्मत नहीं, बना के देखे घर में घुस के मारेंगे सालों को। ले हुक्म कहीं से तो शुरुआत। और मैं तो बोलता हूँ क्यों कंडीशन अकेले करें? हिंदू राष्ट्र हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। क्या हम सब मिलकर इसका विरोध नहीं कर सकते? क्या हम सब रोड पे वो आग, आई थिंक मैं वही बोल रहा हूँ कि 2018 के बाद जब आपने वो शुरुआत करी, करणी सेना ने शुरुआत करी, वो आग, वो कहीं ना कहीं प्रतिरोध ऐसी पिक्चरों का, मूवी, ऐसी मूवीज का अब चलता जा आ रहा है, और अभी रिसेंटली पठान मूवी पे भी इसका असर देखा गया। पठान में आप देखिए, बजरंग दल और वीएचपी ने इसका विरोध किया। जो भगवा वस्त्र का जो उनका जो एक फिल्म में गाना आया, उनका विरोध किया गया और उसमें परिवर्तन आया ना। देखो सब, आप जब तक विरोध नहीं करोगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन विरोध के लिए आपको संगठन की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है, आपको संख्या की जरूरत है। तो कम से कम ये हमारा सबका दायित्व बनता है कि यदि हमारे हमारे धर्म पे, हमारे शास्त्र पे, या हमारे महापुरुषों पे, हमारे इतिहास पे कोई कुठाराघात करता है तो उसको जवाब कौन देगा? हम देंगे साहब। इसलिए ये तो सब साजिश सर, मैं आपको सिंपल बताऊं, ये सारी साजिशें मुस्लिम देशों के द्वारा हमारे देश में की जा रही है। हमारे धर्म को खत्म करने के लिए आईएसआई और कई बड़े डोनों का पैसा यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में लगता है। मैं आपको बताता हूँ, सब सोची समझी साजिश की तरह चलता है। लेकिन करणी सेना के आने के बाद इनकी दाल गन्ना बंद हो गई, और इनको पता है कि अब करणी सेना ज्यादा, देखो आप समझिए साहब, करणी सेना ने कंगना रनौत को भी सपोर्ट किया। आपने देखा होगा उस वक्त भी हमने एयरपोर्ट पे हमने हमारी संख्या डाल दी थी वहां पे, जबकि शिवसेना सामने थी। हमने काम किया। देखो सीधा सिंपल है साहब हमारा फंडा, कि हम हर उस एक व्यक्ति के लिए काम करना चाहते हैं जो इस देश का वासी है। क्योंकि हम तो क्षत्रिय हैं साहब। हमारा छात्र धर्म क्या है? देश की रक्षा, देशवासियों की रक्षा, उनकी सेवा, जनता की सेवा तो हमने तो की है सब। हमने तो इतिहास में सर, हमने इतिहास में ये 567 रजवाड़े चलाए तो हमने ही ना सब। हमारा तो ब्लड में राज है। लेकिन लोकतंत्र, लोकशाही है। इन्होंने, राजनीतिक पार्टियों ने देखा कि ये फिर राज में आएंगे तो ये फिर हमारा गुलाम। हमने किसी को बनाया नहीं सब। जनता हमारे साथ कहाँ नाराज? खुश थी जनता। अपना देश, हमारा देश चल ही रहा था। इतिहास में कहीं ना कहीं तक चीजें अलग पढ़ाई गई हैं, तो वो चीजें आप बोलना चाह रहे हैं कि सर दुरुस्त ऐसा होनी है, चाहिए? मेरा सीधा फंडा है सर, करणी सेना के बैनर तले मैं क्षत्रिय समाज को सत्ता की ओर अग्रसर कर रहा हूँ। और मुझे ये पता है कि सत्ता में जाने के पश्चात जो बाकी सर्वांगीण विकास है वो बहुत स्पीड से हो जाएगा।
क्योंकि सत्ता एक वो जगह है जहां से सब कुछ ऑपरेट होता है, पूरा देश चलता है। तो मैं क्यों दाएं बाएं मुंह मारूं? मेरा सीधा फंडा, मैं क्षत्रियों को जागृत कर रहा हूँ, गांव गांव कैडर तैयार कर रहा हूँ, और उन्हें एक ही चीज कह रहा हूँ कि जो भी आपके समाज का क्षत्रिय उम्मीदवारी लेता है वो हारना नहीं चाहिए। आपका प्रत्येक वोट, आपके परिवार का एक एक वोट उसको गिरना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकशाही है। यदि आपने सर गिना दिए तो आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं साहब, जब देश की जनता चाहती है कि क्षत्रिय सत्ता में हो, देश की जनता चाहती है सर। कन्हैयालाल की घटना में आपने खुद ने देखा साहब, फिर से मेरा भरा पड़ा था, राजपूत होते पर तो वहां पे भी तो राजपूत थे, वहां पे भी तो अगर शेखा आपके वहां के मुख्यमंत्री कौन है? गहलोत साहब है। क्या वो राजपूत राजपूत नहीं? नहीं, नहीं। मतलब बोल रहे हैं इसीलिए वहां पे नहीं घटनाएं हुई। ऐसा नहीं, नहीं आप समझिए, मुख्यमंत्री है या नहीं है वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जब लोगों ने कहा कि क्षत्रिय होता तो आज इसकी हत्या नहीं होती, या वहां क्षत्रिय होता इसको बचा लेता। सब मैं आपको बताऊं, उसको पकड़वाने में 2 क्षत्रियों के हाथ है, उसको बचाने में जो बंदा खड़ा हुआ था ना, वो भी एक क्षत्रिय था। अब समझिए, क्षत्रियों ने अपना दायित्व निभाया, लेकिन सत्ता ही नहीं है। हम कैसे बचाएं? लोकतंत्र, लोकशाही है, हमारे पास सत्ता नहीं, हमारे पास पावर नहीं है साहब। हम तो कल ठोक दें सालों को साहब, गिरफ्तारियां हमें चाहिए ही नहीं। मैं आपको वादा करता हूं, जिस दिन मेरी जैसी विचारधारा का व्यक्ति सत्ता में बैठ जाएगा साहब, मैं आपको वादा करता हूं, एक भी जिहादी, आक्रोश सर से एक भी आक्रोश जिहादी से की गिरफ्तारी नहीं होगी साहब। चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज, एक भी जिहादी है ना जो ये कट्टरता जिहाद दिखाता है, सब एक भी जिहादी गिरफ्तार हो जाए सब, मेरा नाम राज शेखावत नहीं साहब, सीधा एनकाउंटर होगा, सीधा ठोक ही देने का साहब, बात ही नहीं मेरे। मैं सीधी सिंपल बात करता हूँ सर, जैसे दुबई में आप देखिए, मैं दुबई का, मैं एनआरआई हूँ, मैं दुबई से मेरा कनेक्शन है, मेरा बिजनेस भी है दुबई में। सब हेड्स ऑफ है उनको, क्या कानून है उनके, सब मजा ले कोई एक भी क्राइम कर जाए। वो चीज हमें देखो, चमत्कार के बिना नमस्कार होना अवश्य पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए सर, जब तक आप हमने हमारे जो कानून बने हुए हैं, उन कानून पे हमें सोचना होगा, अगर मंथन करना होगा कि हम इसमें ऐसा क्या करें कि हमारे देश में जो ये क्राइम की जो घटना, देखिए सर, योगी आदित्यनाथ जी हैं, एक क्षत्रिय पूरे यूपी पे भारी पड़ रहा है सर, बिंदास काम कर रहा है, और वो पुराने जो नाम थे उनको भी वापस वो रिवाइव कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का मैं सही में, मैं उनको बहुत बड़ा फैन हूँ, और बहुत मैं उनको हेड्स अप करता हूँ। हमें जनता को यही दिखाना कि एक क्षत्रिय यूपी को हिला सकता है, तो यदि क्षत्रिय आप पूरे भारत देश में बिठा के देखो, सब नहीं हिले भारत देश। और ना न्याय और अधिकार में निष्पक्षता से जो न्याय नाम था, हमारा नाम राज शेखावत नहीं साहब। करनी सेना वही करने जा रही है, और आने वाले 5 सालों में मैं आपको देखो, गुजरात हमने कर दिया, गुजरात में मैक्सिमम क्षत्रिय हमारे सत्ता में साहब, ये हमारे क्षत्रिय में सब क्षत्रिय आगे, जो भी क्षत्रिय की व्याख्या में आते हैं, वो तमाम क्षत्रियों को सत्ता में आप लाओ, जनता की सेवा कहीं करना। ना कहीं फिर मतलब कहीं ना कहीं ये सोच समाजवाद जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रही? अरे सर, आप एक चीज मुझे बताइए, 70 सालों के अंदर ये राजनीतिक पार्टियों ने क्या जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया? इलेक्शन सारे चुनाव सारे तो आप आपके मुझे, जातिवाद पे चल रहे अरे हैं, सब में, पर फिर ये भी आप अरे तो उसी में सर, बढ़ावा। सर जो जैसे समय वैसी चाल चलना आवश्यक है। मैं तो आपको आप बोलना चाह रहे हैं कि मतलब राजपूत आएंगे तो सब किसी का समान आपका सम्मान होगा निष्पक्षता बोल रहे से न्याय देना ये हमारा दायित्व है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र जो वर्ण बने हुए हैं, उनके पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है। वो तो क्षत्रिय का काम क्षत्रिय करेगा, और क्षात्र धर्म निभाने के लिए सत्ता तो हैं। हाँ, वो तो चाहिए। हमारे अभी पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्र, अभी सत्ता के बिना हम कर क्या सकते हैं? इसलिए सत्ता में हम जाएंगे तो सब कुछ करेंगे। इसलिए हमारी जो एक विचारधारा है कि हम कुछ करना चाहते हैं, और हम कर चुके हैं। आने वाले 5 सालों में हम आपको दिखाएंगे, अकेले गुजरात नहीं सब, ये भारत देश में। और आप कहते हैं सर, जाति जाति का जो है ना, जाति का विभाजन, ये तो पार्टी ने ज्यादा फैलाया है। आज मुझे ये शत्रुओं को इकट्ठा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि वो जातिगत समीकरण के अलावा वोट टिकट देते ही नहीं है किसी को। तो जातिगत समीकरण जब सब जगह पार्टी ने चला रखा है, तो सर मैं मेरे समाज को संगठित करूंगा ना सर। क्षत्रियो, और क्षत्रिय किसी का बुरा नहीं है। देखो साहब, मैं आपको बताऊं, एक सोसाइटी में यदि एक परिवार भी क्षत्रिय, एक घर भी क्षत्रिय का, तो साहब उस सोसाइटी का चेयरमैन क्षत्रिय होता है सर, जबकि एक ही परिवार है, क्योंकि उस सोसाइटी को पूरा उस पर विश्वास है कि ये राजपूत बैठा है, हमारी रक्षा करेगा, और साहब की है। आज मेरी सोसाइटी में जब से सोसाइटी बनी है, मैं चेयरमैन हूँ, और 1 रुपए का न्यूसेंस नहीं साहब, 1 रुपए का गबन नहीं है साहब, 1 रुपए का करप्शन नहीं है साहब, समझिए। और जो भी न्यूसेंस था उनको हम सल्टाते हैं सर। मैं जहां मेरी होटल है, कॉमर्शियल सेंटर, वहां का भी चेयरमैन में हूँ साहब। मैंने अभी उनको कहा मुझे बदलो, नहीं शेखावत साहब, मतलब मेरे पास समय नहीं है, नहीं आपको रहना है। क्यों? को भरोसा है कि शेखावत साहब जहां भी है वहां से हमारा काम रुकने नहीं देंगे, और ईमानदार है सब। मैं ईमानदारी से समाज के लिए मैदान में उतरा हूं सर। मेरा उद्देश्य मात्र एक ही है,
10 दिन में पद्मावत से पहले जब मैं जुड़ा तब भी मेरा उद्देश्य एक ही था कि मैं इस समाज को संगठित करूंगा। मुझे पैसों से कोई लालच नहीं है सर। माँ करनी की कृपा से बहुत मिला है, बहुत दिया है। मुझे 2 टाइम का भोजन चाहिए, मेरा कोई व्यसन है नहीं। मैंने आज तक कभी शराब नहीं ली, न बीड़ी, न सिगरेट, न गुटखा लिया मैंने आज तक। मैं पार्टी करता हूँ, मेरा खर्चा सिर्फ डीजल का है, तो डीजल का मैं कमा लेता हूँ और इतना कमाता हूँ उसमें से आधा यदि मेरे समाज के पीछे खर्च करना पड़े और मेरे कंधे पे मैं मेरी गन रख के मैं फायर करता हूँ। मैं किसी पे डिपेंड होकर नहीं चलता, वन मैन आर्मी चलता हूँ सब, क्योंकि मुझे पता है वन मैन आर्मी चलूंगा तो मैं सफलता को हासिल करूंगा और मैं करता हूँ। इसलिए कुल मिला के मेरा जो विजन है, एक क्लियर विजन है मेरा कि अब इस लोकतंत्र लोकशाही में मैं मेरे समाज को गुजरात ही नहीं पूरे भारत देश में जागृत करूंगा कि भाई संगठित हो जाओ, एक हो जाओ। आप छोटे बड़े राजपूत का भेद छोड़ो, एक हो जाओ और रोटी व्यवहार करो। बेटी व्यवहार तो आपको जहां करना है करो, किसने रोका है साहब? आज कोई माँ बाप अपनी बेटी को यही दे देता है ऐसे, पूरा देखता है ना सब, तो वो तो मैटर ही नहीं है कि रोटी व्यवहार में आपत्ति क्या है आपको? जब पता है कि वोट से दुनिया चलती है, वोट से पूरा का पूरा देश चल रहा है, तो सब वोट पे फोकस करो ना। युद्ध तो लड़ना नहीं है, राजाशाही तो है नहीं, लोकशाही है। लोकशाही में साहब धर्म सत्ता, देखो हमारा सीधा फंडा है। जिस दिन क्षत्रिय सत्ता में आएगा ना साहब, तो राजाशाही के साथ जब राजाशाही थी तब राजतंत्र 2024 में जो अब ये लोकसभा बताना चाहता हूँ सर, जब राजतंत्र था ना सर, तब धर्म सत्ता भी थी सर। राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता बैठती थी। आज है सर कोई पूछता है धर्म सत्ता को? कोई नहीं पूछता। हम आपको विश्वास दिलाते हैं जब क्षत्रिय सत्ता में आएगा साहब, तो जिस तरह से लोकतंत्र है, जिस तरह से लोकतंत्र है वैसे लोक सत्ता है, जैसे वैसे इस तरह से धर्म सत्ता की धर्म सत्ता एक तरीके से न्यायपालिका ही हो गई सर। नहीं रहने दो सर। साधु संतों से पहले सब सलाह मशवरा हुआ करता था, राजा महाराजा उनके साथ बैठते थे। वो कहाँ है सर? मुख्य प्रधानमंत्री बैठे, उनके पास में कोई धर्म सत्ता का कोई व्यवस्था है? कहीं नहीं है सर। वन मैन शो चल रहा है वहां से। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं 2024 में जब ये लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें करणी सेना फिर एक बिल्कुल हालांकि अब तो आप बीजेपी के साथ हैं, तो उसमें भी यही मांग होगी कि राजपूतों को। मैं आज भी यही कहना चाहता हूँ सर कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे क्षत्रिय समाज की बदौलत हूँ। उनकी कृपा रही है मेरे पे और मेरे विचारों को और मेरे कर्मों को उन्होंने स्वीकारा है। तो ऑब्वियसली मैं क्षत्रिय समाज का एक चेहरा बन के आया हूँ और क्षत्रिय समाज को मैं सत्ता में लाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं मेरी पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ, लगा भी चुका हूँ। आज मैं मेरे सारे बिजनेस चौपट कर चुका हूँ। एक समय था जब फिल्म इंडस्ट्रीज का सारा काम मेरे पास था, गुजरात का करोड़ों का बिजनेस था, वो मेरा बिजनेस छूट गया। पद्मावत का विरोध किया तो मेरे को मुझे फिल्म इंडस्ट्रीज ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। कोई आपत्ति नहीं है, फिल्म तो रिलीज नहीं होती ना सब। हमने कम से कम इतिहास तो बचा, सनातन धर्म तो बचा हमारा, कोई आपत्ति नहीं सर। उसके बाद भी मेरे पे अत्याचार हुए, मेरे पे 2 बार मुझे जेल में डाला गया सर, लेकिन मैं रुका कहीं, मैं कहीं नहीं रुका सर। मैंने 2 साल लगातार यात्राएं की, गाँव गाँव कैडर तैयार किया सर मैंने, और आज उसका लाभ सरपंच से लेके स्वराज चुनाव से लेके विधायक जो धारासभ्य जो बने हमारे जो विधानसभा, वहां तक आपने उसका रिजल्ट देखा। आखिरी में जब मैं जब युवा काफी जुड़े हैं आपसे। मैं यूथ क्या है सर, मेरी जान है सर, मैं उन पे जीता हूँ सर। वही युवा काफी प्रताड़ित हुए। मैं 2021 की बात में बोलूं, कई उन पे भी लगे आरोप लगे, उन पे भी काफी मुकदमे लगे। अरे सर मैदान जंग में ये सब नहीं देखा जाता। आंदोलन मैदान जंग है सर, इस पार या उस पार क्या फर्क पड़ता है? अरे सर मैं तो बोलता हूँ शहीद भी हो जाओ तो क्या फर्क पड़ता है? जब आप किसी मुद्दे को लेकर मैदान में उतर गए तो साफ सफलता ही हमारा मंत्र का तो विजय का तो वीर गति, बाकी बात हम नहीं करते। आज युवा इसलिए मेरे साथ जुड़ा है, उसको पता है कि राज शेखावत सेटिंग नहीं करता है, राज शेखावत बिकता नहीं है और राज शेखावत डंके की चोट पे काम करता है। भोपाल की साहब घटना आपने देखी होगी, भोपाल का जो अभी जनवरी हमारे अध्यक्ष अपना जीवन शेरपुर की अध्यक्षता में एक हमारा आंदोलन हुआ, उन बच्चों ने कितनी मेहनत की, क्या समझते हो आप साहब? नंगे पैर खुद जीवन सिंह सोलंकी साहब पूरे साल भर यात्रा की है और उसकी टीम, और उसके पश्चात यदि सरकार हमारी बात नहीं माने तो सब 10 लाख से भी ज्यादा की संख्या भीड़ थी। वो तो उस दिन जीवन सिंह शेरपुर एक बिल्कुल एक शांत स्वभाव से विचारधाराओं से चलने वाला, बाकी साहब उस दिन मैंने जीवन सिंह को यह भी कहा था कि तेरी अध्यक्षता है, मैं अभी भी कहता हूं 4 बजे का अल्टीमेटम तो तूने दे ही दिया, वो मैंने ही दिलवाया था 4 बजे का अल्टीमेटम। क्योंकि देखो साहब बिना चमत्कार के नमस्कार सरकार को भी नहीं होता, सिर्फ भाषण बाजियों से हमारा काम नहीं है। मैंने उसको कहा था कि 4 बजे का इसको अल्टीमेटम दे दे, सरकार को अभी भागते हुए आएगी तेरे पास। साहब बिलीव नहीं करोगे, जैसे अल्टीमेटम दिया 10 मिनट में सरकार आई,
ठीक है, और नहीं आती तो हम 4 बजे निकल जाते हैं सचिवालय की ओर, 10 लाख की संख्या लेके निकलते हैं, उसकी ताकत रोक के दिखा दे हमारे को। मांग गलत तो नहीं थी सर, 22 सूत्री मांग थी, सर्व समाज की मांग थी, गलत क्या था उसके अंदर? और सरकार सत्ता में, सरकार का दायित्व है उसे मांग सुनना है, सुन के उसकी एक कमेटी गठन करनी है और उन्हें हमें हमें उस पर रिजल्ट देना है। लेकिन साहब मैं रिजल्ट उसी दिन ले आता, सिर्फ जीवन के मान सम्मान को देखते। बाकी मैं जब सरकार हमारे पास आई कि साहब 4 बजे की जगह हमें और टाइम दे दो, उस वक्त जीवन ने कहा कि दादा अब हम ये जो यूथ है कहीं कुछ कर ना ले, ये न कर ले। तो मैंने जीवन की जो वर्ष थे उसको मान सम्मान दिया। बाकी उसकी जगह मैं होता ना साहब, तो 6 बजे वो 6 बजे पहले पहले मैं उसका निर्णय ले लेता साहब। या तो इस बार उस बार क्या होता है 6 बजे तक, ये तो वो तो या तो हमारी मांग मानते हैं, नहीं तो साहब ये 10 लाख लोगों को लेके मैं सलाह मध्य प्रदेश के अंदर सचिवालय के अंदर घुस जाता साहब, और वहां जाके मुख्यमंत्री से मैं उधर बैठ के ही मैं काम करवाता साहब। ये सब कर चुके हैं, 5 साल किया हम। लेकिन जीवन शेरपुर उसकी अपनी विचारधारा है, वो बिल्कुल सेफ चलना चाहता था, मैंने उसको सम्मान दिया क्योंकि उसकी अध्यक्षता उसके हाथ में थी, मैंने उसके साथ दिया। 4 दिन के बाद वही चीज 4 दिन के बाद हुई, पर हुई। तो हुक्म सीधा फंडा है कि जब मैदान जंग में उतरते हैं तो सफलता चाहिए, या तो लड़ लेंगे, और केस तो सब कितने हैं और होंगे, क्या फर्क पड़ता है सर, क्या फर्क पड़ता है? आज मेरे पे जो केस इन्होंने राजद्रोह किया साहब, स्टे क्यों आ गया? हाईकोर्ट ने स्टे क्यों दिया साहब? चार्जशीट पे स्टे दे दिया हाईकोर्ट ने, क्यों दिया होगा सोचो आप? क्योंकि मैं सही था। हाईकोर्ट न्यायपालिका को तो पता ही है सब राजकीय प्रेरित हुआ था, एट्रोसिटी मेरे पे हुई वो भी मेरे पे राजकीय प्रेरित हुई, सभी राजकीय प्रेरित था। आज भी सभी पे स्टे आया हुआ है साहब, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। राज शेखावत यदि गलत है तो उसको फांसी पे लटका दे। बाकी मेरा जो दायित्व है क्षत्रिय समाज को संगठित करना, वो दायित्व निभाता रहूंगा। साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि मैं राजनीति में भी आया हूँ ना सब, जो क्षत्रिय समाज के उज्जवल भविष्य के लिए आया हूँ, सीधी बात है सर, मैं और कुछ बोलता ही नहीं हूँ। क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि क्षत्रिय को यदि मैंने एक कर दिया तो हिंदुत्व अपने आप एक हो जाएगा साहब। क्योंकि क्षत्रियो को आज भी हिंदू चाहता है कि नहीं क्षत्रिय है तो हम सुरक्षित है। इसका उदाहरण आप कई बार देख चुके हैं, गुजरात भी देख चुका है और आप भी देख चुके हैं और पूरा वर्ल्ड देख चुका है। तो हमारा तो उद्देश्य हुक्म यही है कि हम इस देश की रक्षा करें, इस राष्ट्र की रक्षा करें। साहब मुझे बताते आपको आनंद होगा, कारगिल की लड़ाई भी हमें लड़ी है, मैं कारगिल के फाइटर रह चुका हूँ साहब। आई वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कारगिल वॉर। कश्मीर वैली में 8 साल रहा हूँ, राज शेखावत 2 साल पोस्टिंग में, मैं 8 साल उस हार्ड एरिया में रहा हूँ सर। और हजारों आतंकवादी मैंने खुद ने एनकाउंटर किए सर, मेरी टीम ने किए। बट हमें खुशी है कि हमने देश बचाया, हमने कश्मीर बचाया, हमें आतंकवादियों की आवश्यकता नहीं। अब हिंदुत्व बचाएंगे, सब बचाए हुआ है, आप निश्चिंत रहिए। हिंदुत्व पे आंच आने की, जब तक क्षत्रिय जिंदा इस भारत देश का, किसी के बाप की ताकत नहीं हिंदुत्व को खत्म कर दे। ओपन चैलेंज है। और साहब मैं तो बोलता हूं ये तो दुर्भाग्य है कि इस देश की कमान युवाओं के हाथ में नहीं है। बाकी सब चाइना भी खत्म और पाकिस्तान भी खत्म, 2 मिनट का काम है सब, युवाओं के हाथ में कमान। मैं तो युवाओं को कहता हूं आपके माध्यम से कि यार तुम सत्ता में क्यों नहीं आते? क्या आखिरी बेसिकली आपकी युवाओं के लिए एक प्रेरणा रहेगी, क्या बोलना चाहेंगे अपने युवाओं को? मैं युवाओं से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज लाखों की तादाद में आप मेरे से जुड़े हुए हो, मेरे विचारों को आपने स्वीकार किया है, मेरे कर्मों को आपने स्वीकार किया है। मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा कि अपने पड़ोसी देश, इस देश के भविष्य को खत्म करने के लिए नशा परोस रहे हैं आप सभी को, कॉलेजों के बाहर, स्कूलों के बाहर। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि हमें नशे की ओर अग्रसर नहीं होना है, नशा मुक्त होना है, नशे से दूर रहना है। क्योंकि इस देश का भविष्य तो आप ही हैं, ये युवा ही हैं। इस देश का भविष्य, यदि वो देश का भविष्य नशे में डूब गया तो देश को कौन बचाएगा? और ये पड़ोसी देश यही चाहते हैं। तो ये सुनिश्चित युवाओं को करना है, क्या हमें गुलाम होना है या इन पड़ोसी देशों को खत्म करना है, इनका सत्यानाश करना है? तो मैं युवाओं से यही कहूंगा कि आप व्यसन से दूर रहें। साथ ही युवाओं से यह भी कहना चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहें। आज 50 साल की उम्र में राज शेखावत मजबूत है क्योंकि मैं व्यसन से भी दूर रहा, और मैं रोज 1 घंटे मैं कसरत करता हूं, मैं वर्कआउट करता हूं। आप अपने शरीर को डेली कृपया 1 घंटा अवश्य दीजिए, 24 घंटे में 1 घंटा अवश्य दीजिए, ताकि आप स्वस्थ रहें। क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो मेरा देश स्वस्थ रहेगा। और आप अच्छी पढ़ाई करें, और देश के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो चाहे फोर्स की सर्विस हो, आप अवश्य जाइए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं युवाओं को और प्रत्येक परिवार को कि एक बच्चा इस देश के लिए आप समर्पित करें। मैंने शुरुआत की है साहब, मेरा एक बेटा भी तैयारी कर रहा है,
ठीक है, फोर्स की तैयारी कर रहा है। मैंने उसको कहा बेटा तुझे जाना है, 6 फुट 8 इंच की हाइट है उसकी, कुलदीप कविराज सिंह शेखावत, कर रहा है तैयारी, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरा इस सपने को साकार करेगा। तो शुरुआत में मेरे से कर रहा हूँ साहब। अभी व्यसन मुक्त मैं खुद हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, व्यसन मुक्त मैं खुद हूँ। और मैं युवाओं को इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि इस देश को आप ही बचाओगे। और प्रत्येक परिवार से भी विनती है, 2 की जगह 3 बच्चे पैदा करो भाई, 2 तो पैदा करते ही हो आप, तीसरा और पैदा करो। और मैं सरकार से भी कहता हूं कि साहब आप जिले स्तर पे ऐसी इंस्टीट्यूशन का आप एस्टेब्लिशमेंट करो जो इंस्टीट्यूशन 5 साल के बच्चों को ले जाए और उनको देशभक्ति क्या, राष्ट्रहित क्या है, आर्मी की ट्रेनिंग क्या, वो सब सिखा के उन्हें आप बॉर्डर पे तैनात करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो 5 साल से लेके होगा तो उसकी कई सफलता। शक्तिशाली देश, चाहे वो इसराइल हो चाहे रूस हो, वो हमेशा ये चीज अपनाते हैं। उनका हर एक व्यक्ति, नागरिक मैंडेटरी है, ये जरूरी है वहां पे कि उसको आर्मी ट्रेनिंग लेनी है। तो आप भी बोलना चाह रहे हैं कि भारत में भी ये प्रथा होनी चाहिए? बहुत जरूरी है साहब, बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके पीछे एक कारण है साहब। आज एक बच्चा 5 साल का जब आपके पास प्रशिक्षण लेगा, आप बचपन से उसके माइंड में राष्ट्र हित, देश हित, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति डाल देंगे साहब, तो वो अकेला 100 पे भारी पड़ेगा बॉर्डर पे। पर उसके लिए सरकारों को जागृत होना पड़ेगा। मैं इसलिए तो कह रहा हूं, जिस दिन मेरी विचारधारा वाला बंदा सत्ता में बैठ गया साहब, मैं आपको दिखाऊंगा 1 साल के अंदर के देश कैसे चलता है। तो आप बोलना चाह रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं जो अभी ये अग्निवीर एक योजना आई, हाँ बिल्कुल, ये उसी से प्रेरणादायक है? हाँ, अग्निवीर का जो भी इन्होंने शुरुआत की है, वो एक बहुत ही लाभदायक कदम इस भारत देश के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, और मैं उसको संपूर्ण समर्थन करता हूं। और इससे फायदा ये होगा कि हर 4 साल के बाद एक नई जनरेशन वहां आएगी। 4 साल जिन्होंने ट्रेनिंग की, जॉब की, वो ट्रेंड हो गए, वो कभी भी देश की रक्षा में काम आ सकते हैं। और नई जो आएगी, और आने वाले 20 30 40 50 सालों के अंदर मेरा पूरा भारत देश ट्रेंड हो जाएगा, वो देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसा भी कुछ एक प्रावधान रखे हर जिले के स्तर पे कि वहां ये जो बच्चे, जो हम एक बच्चा हम समर्पित करने का कह रहे हैं परिवारों को, वो बच्चों को वो ट्रेनिंग दी जा सके। उनको जैसा उनका फिर वो डेवलप हो, उसी हिसाब से उनको एग्जाम दिलाई जाए और उनको वहां पे सरल किया जाए। सब बहुत जबरदस्त ये देश की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी बात डाल सकते हो उसमें, भैया जो बच्चे आएंगे उनको आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी डाल सकते हो, उनको आप प्राइवेट सेक्टर में भी डाल सकते हो। साहब आपको पता है दुबई है, दुबई दुबई में भले वो हार्डली 5-10% अरबी है वहां के, बाकी टोटली 85% लोग वर्ल्ड से आए हुए हैं। लेकिन दुबई का टोटली एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार हाथ में किसके, अरबियों के साथ। सोचिए, जब मर्जी तब क्यों करते हैं, निकालते हैं। तो वो चीज हम यहां क्यों नहीं कर सकते? आज एडमिनिस्ट्रेशन जिन बच्चों के हाथ में दो, जो कट्टर हो, जो राष्ट्र प्रेमी, सब मजाले करप्शन हो जाए। तो युवाओं से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमें करप्शन फ्री देश चाहिए। करप्शन को आप विरोध करिए, और मैं उनके साथ खड़ा हूं। जहां भी युवाओं को जरूरत पड़ती है भारत देश में, 22 राज्यों में हम लोग हैं, युवा हमारे से संपर्क करें, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा युवाओं को कि ये देश आपका देश है। हमने तो जो करना था कर दिया, हमारे पूर्वजों ने जो करना था वो कर दिया, अब हमने जो करना हमने, अभी आगे देश कौन बचाएगा? युवा बचाएगा। इसलिए युवाओं में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देश हित, इतिहास, संस्कार, संस्कृति देना ये हमारा दायित्व है। और साथ ही साथ मैं तो सब माता पिता से भी ये कहना चाहूंगा कि जब पाठ्य पुस्तक में ये चीजें नहीं आ रही है, तो एटलीस्ट आप रोज 1 घंटा अपने बच्चों को लेके बैठे, और जो जो बुजुर्ग हैं या माता पिता है, वो हमारे इतिहास के बारे में, गीता, महाभारत, जो आपके जो ग्रंथ है उनके बारे में, और महापुरुषों के बारे में आप अवश्य इनको 1 घंटे का लेक्चर रोज दे सकते हैं, और देना चाहिए, ताकि उन्हें मालूम चले कि हम किस देश में और हमारे महापुरुष कौन थे। मैं तो साहब इतना ही कहूंगा कि ये जो युवा है, ये चाहे तो प्रलय ला सकते हैं, ये चाहे वो कर सकते हैं। तो अवश्य युवाओं के लिए मेरी शुभकामना सदैव रही है। तो युवा मेरे दिल में बसते हैं, जैसे ये बसते हैं मेरे दिल में, वैसे वो युवा मेरे दिल में बसते हैं। तो मैं युवा इस देश का भविष्य होने के नाते मैं उनसे 2 हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि जो भी विचार मैंने उनको व्यक्त किए, उन विचारों पे वो गौर फरमाएं, और उन विचारों पे वो कार्य करें, और देश हित और राष्ट्र हित में वो हमेशा अपना एक कदम आगे बढ़ाएं। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आपने सुना एक उग्र विचारधारा, एक जोश 50 साल की उम्र में भी, और युवा पूरे
देश भर से इनके साथ जुड़े हैं और युवाओं के लिए एक संदेश के साथ आज हमारे साथ थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राज शेखावत जी करणी सेना के। हम आगे भी ऐसे ही वीरों से अलग अलग समाज के आपसे रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा आवाज 24/7 के साथ। मैं भूपेश शिमवाल अपने कैमरामैन वीरू के साथ। जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।